Welcome students in the third class of इलेक्ट्रिक करंट। आज हम लोग क्लास 10 का थर्ड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये सब फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम लोग रेजिस्टेंस से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंसेज। फर्स्ट है लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स यदि किसी वायर का या किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यदि किसी वायर का लेंथ बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम कि आपको दो वायर दिया गया, एक 10 मीटर का वायर दिया गया यहाँ पर और एक वायर और दिया गया है जो 5 मीटर का है। तो 5 मीटर का वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा और 10 मीटर का वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो अधिक होगा, क्योंकि लेंथ अधिक है। यदि लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फर्स्ट ये फैक्टर है लेंथ का। सेकंड है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर मीन्स एक तरह से समझ सकते हैं आप मोटाई, जो कंडक्टर होता है उसकी मोटाई। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सनल प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी मोटाई जो होता है किसी कंडक्टर का, उसके रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यदि वायर मोटा होगा, यदि वायर है, ठीक है, और वायर बहुत मोटा है, ठीक, और एक वायर पतला है, तो जो वायर पतला होगा उसका रेजिस्टेंस अधिक होगा और यदि वायर मोटा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आप उसका एरिया बढ़ा रहे हैं, मोटाई बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो मोटाई बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस घटेगा और यदि मोटाई कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो फैक्टर है वो होता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। डिफरेंट मटेरियल हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस। यानी अलग तरह के मटेरियल से यदि बना हुआ है आपका कंडक्टर तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो भी अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक। एल्युमिनियम का वायर बना हुआ है, कंडक्टर बना हुआ है, कॉपर से कंडक्टर बना हुआ है, जिंक से कंडक्टर बना हुआ है। तो इन तीनों से बने हुए वायर जो हैं उनका रेजिस्टेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग कंडक्टर से बने हुए हैं और हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट मटेरियल है, डिफरेंट रेजिस्टेंस। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। मीन्स यदि किसी रेजिस्टेंस का कंडक्टर इंक्रीज करता है, यदि इसका मतलब समझिए कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक, अपोजिट बोल सकते हैं ऐसे कि किसी कंडक्टर का यदि टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यदि आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी, तो हम लोग आगे रेजिस्टिविटी के बारे में देखते हैं कि रेजिस्टिविटी ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी देखेंगे हम लोग। रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर मेड ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी रेजिस्टिविटी जो होता है किसी भी रेजिस्टेंस का, ठीक ना, रेजिस्टिविटी क्या होगा, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस वायर जो हो वो 1 यूनिट लेंथ और 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से बना हुआ हो। ठीक है, उसको हम लोग रेजिस्टिविटी में मेजर करते हैं, उसी रेजिस्टेंस को। यहाँ पर
हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, ठीक है। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए, यानी आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो इन दोनों को यदि एक साथ लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर आर प्रोपोर्शनल टू l/a, यानी आर यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल का हो गया और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए का हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनल यदि होता है तो उसको इक्वल करने के लिए कांस्टेंट टर्म देना होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमने दे दिया रो, ठीक है। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है वो मैंने दे दिया रो, आर इक्वल टू रो इंटू l/a। जैसे ही रो दिया ये प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं रो, और यही रो आपका कहलाता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। इसलिए इस फार्मूले से यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन आया है, ठीक है, आर इक्वल टू रो इंटू l/a, तो यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, l/a इधर आएगा तो a/l हो जाएगा, यानी रो इक्वल टू r इंटू a/l, ठीक है। यदि इसका ऐसा यूनिट निकालना है तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम जानते हैं यहाँ पर कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस उसको ओम में मेजर करते हैं, एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में, और लेंथ जो होता है वो मीटर में। तो यहाँ पर मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ओम मीटर, ठीक है, समझ रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, एरिया को मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो 1 मीटर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ऊपर में 2 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर से कैंसिल हो गया तो केवल मीटर बचा, मीटर स्क्वायर था 1 मीटर बचा, तो ओम मीटर बच गया। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। इसलिए इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम मीटर होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में, यानी आपके घरों में रेजिस्टेंस किस वे में अरेंज होते हैं। तो आपके घरों में रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 2 तरह से अरेंज हो सकते हैं या आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट जब बनाया जाता था या घरों में तैयार किया जाता था, वायरिंग, डोमेस्टिक वायरिंग होता था, तो पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, लेकिन आज की डेट में पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलेंगे, when a number of resistor are joined end to end so that same current flow through each the resistor are said to be connected in series। यदि मान लीजिए कि बहुत सारे रजिस्टर हैं और उसको इंड टू इंड उसका ज्वाइन कीजिए, ठीक है, एक को एक दूसरे से, एक का इंड दूसरे के इंड से, दूसरे का इंड तीसरे के इंड से, इस तरह आप रजिस्टर को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और इस तरह ज्वाइन कीजिए, ठीक है, कि सारे रजिस्टर से एक ही तरह का इलेक्ट्रिक करंट पास करें, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रिक करंट पास करे, ठीक है। तो ऐसे सीरीज को, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया है, नीचे में मैंने यहाँ पर एक सर्किट बनाया है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत सारे यदि रेजिस्टेंसेज रहेंगे, ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो उनके लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 3 रेजिस्टेंस से R1, R2, R3 को मैंने इंड टू इंड जोड़ दिया है, ठीक है, एक सर्किट से, और इस सर्किट को एक यहाँ पर बैटरी से जोड़ दिया है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है। और जब इलेक्ट्रिक करंट I पास हो रहा है तो इनके बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1, V2, V3 प्रोड्यूस हो रहा है। इनके बीच जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो V1, V2, V3 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने लैंग्वेज में लिख दिया, इन दिस सर्किट रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर combined in a series combination, potential differences V1, V2 and V3 are produced respectively when electric current I is passed through them or it। यदि इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, यदि आपको V निकालना होगा, टोटल V निकालना हो तो V1, V2, V3 को ऐड करेंगे आप। तो यहाँ पर मैंने V निकालने के लिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए V1, V2, V3 को जोड़ दिया, ठीक है।
लेकिन यदि ये V का वैल्यू निकालना है तो V बराबर फार्मूला हो जाएगा, IR होता है V इक्वल टू IR, तो यहाँ पर V इक्वल टू IR हो जाएगा I, और R कौन सा R, इक्विवेलेंट वाला ना R, तो इक्विवेलेंट वाले R के लिए RS लिख दिए, यानी इक्विवेलेंट R कौन सा, सीरीज का, ठीक है। RS का मतलब हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V इक्वल टू IRS हो गया। यहाँ पर फर्स्ट जो ये दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पर जो दिया गया है इक्वेशन V इक्वल टू V1 V2 V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वेशन फर्स्ट से, और ये IRS जो है वो सेम टू सेम IRS, ठीक है। मैंने थर्ड स्टेप में कुछ नहीं किया, IRS को मैंने लेते आया है लेफ्ट हैंड साइड में, और V1 प्लस V2 प्लस V3 को राइट हैंड साइड में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, तो IR होता है तो IRS का सेम टू सेम IRS, V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3, क्योंकि रेजिस्टेंस तो डिफरेंट है इसलिए R1 R2 R3 लिखेंगे, लेकिन सबके बीच जो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि IRS मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। IRS मैंने लिख दिया यहाँ पे, और V1 इक्वल टू हो गया IR1, V2 इक्वल टू हो गया IR2, V3 इक्वल टू हो गया IR3, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिर IRS का IRS हो गया, और सब में से I क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा I, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I कैंसिल हो जाएगा, तो RS इक्वल टू क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, मीन्स दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगे हुए बहुत सारे, ठीक है, उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।